हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट लियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सिविक्स के बुक का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बेसिकली हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रोल क्या है और लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। For long, people have struggled for their rights. It is generally perceived that democracy is the best system to give rights to people. जो लोगों को राइट्स मिली है, जो इनका अधिकार मिला है, ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। बहुत स्ट्रगल हुए इनके लिए और ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये बहुत अच्छी है। ये सबको एक समान देखती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सब कोई एक समान है, सब कोई एक बराबर है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एक्सेट्रा। इस चैप्टर में बेसिकली हम दो कंट्री की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। द कंटिनेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी क्लोज टू द एशियन सब कंटिनेंट। जो साउथ अफ्रीका है वो बहुत क्लोज है एशियन सब कंटिनेंट का। और इंडिया कहाँ है? इंडिया एशिया में आता है। For over nearly 6 decades in the later part of the 20th century, the country was in the news for the practice of apartheid or racial discrimination. Majority of the South African population was of black. The white settler who settled here pursued a policy of ruthless suppression towards the black majority. The discrimination was so apparent that everyone could see it. So let me first give you brief about South Africa. साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पर काफ़ी सारी रेसेस है। रेसेस का मतलब दौड़ लगाना नहीं होता है। रेसेस का मतलब होता है जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहे वो तो नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडिया रेस के हैं, जो साउथ इंडिया में लोग हैं वो साउथ इंडिया रेस के हैं। जो लोग एक जैसे दिखते हैं, शरीर का रंग एक जैसा होता है, तो वो लोग एक रेस के होते हैं। तो साउथ अफ्रीका में जो नेटिव लोग थे, वहाँ के जो आम जनता थी, वो बेसिकली क्या थी, वो अधिकतर ब्लैक थी। तो वहाँ की मेजॉरिटी क्या थी? ब्लैक पॉपुलेशन थी। लेकिन वहाँ की जो सरकार थी वो अपार्थेड लॉज को फॉलो करती थी। अपार्थेड मतलब डिस्क्रिमिनेट करती थी ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो बेसिकली वहाँ दो लोग रहते थे, दो रेस के, ब्लैक और वाइट। और यहाँ से इंडियन भी जाकर वहाँ सेटल हुए थे। जब क्या होता, ब्रिटिशर्स जब आए थे ना, तो वो यहाँ से इंडियन को ले गए वहाँ काम करने के लिए एज अ लेबर है। तो इंडियंस के भी वहाँ, इंडियन ऑरिजिन के भी लोग हैं। तो क्या करती थी सरकार वहाँ की ना, ब्लैक और वाइट रेस में डिस्क्रिमिनेट करती थी। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेट करती थी कि वाइट के जो लोग थे उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। दे वर ट्रीटेड वेरी लग्जरियसली, उन्हें लग्जरियस फैसिलिटीज़ मिलती थी। उनके लिए ट्रेन्स थे, बस स्टॉप्स थे, और इवन दे वर अलाउड टू वोट। वोटिंग भी बस वही कर सकते थे। और जो ब्लैक थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। उनके अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। ना उन्हें राइट्स थे, ना उनको एजुकेशन फैसिलिटी थी, कुछ नहीं था उनके लिए। लेकिन बहुत सारे आफ्टर सेवरल decades of endless struggle, the policy of racial discrimination towards black came to an end in 1994 with Nelson Mandela being sworn in as a black president. 1994 में क्या हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था वहाँ पर। ये फॉर्म हुआ था एज अ पार्टी, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि स्ट्रगल किए अगेंस्ट अपार्थेड डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए बिटवीन ब्लैक एंड वाइट उन्होंने स्ट्रगल किया। एट लास्ट 1994 में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई जहाँ सब कोई एक समान हो गया, सारे रेसेस के लोग इक्वल हो गए। अब वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। और नेल्सन मंडेला जो थे उस टाइम, वो ब्लैक्स के गॉड फिगर थे, लाइक गॉड की तरह ट्रीट करते थे ब्लैकों ने। उनकी वजह से मतलब डिस्क्रिमिनेशन हटा था। तो नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन। For a successful democracy, it is essential for people to participate in its governance. This participation takes place through voting in election. In India, general elections are held after every 5 years to keep a check on the government. Participation की ज़रूरत क्या है? Participation क्यों ज़रूरी है? इसकी ज़रूरत ये है, अगर आपके गवर्नमेंट में, आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है आपके कंट्री में, तो लोग अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, लोग जानने की इच्छा ही नहीं रखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, तो ये पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट सही कर रही है या गलत कर रही है। इसलिए पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया में हर 5 साल पे इलेक्शन होता है और लोग अपने लीडर्स चुनते हैं जो कि उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं जो कि उनके हित में हो। तो ये इलेक्शन एक वे हो गया पार्टिसिपेट करने का। But there are other ways of participation also. In addition to election, there are several other ways of participation. Some such methods are dharnas, rallies, strikes, signature campaigns and other forms of protest. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि लोगों को अगर कोई बात गवर्नमेंट की अच्छी नहीं लगती है तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, रैलीज करते हैं, धरनाज करते हैं, ठीक है, हिंसा पे उतर आते हैं।
तो ऐसा फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 2005 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीज़ कर दिए थे। लोगों को ये गवर्नमेंट की बात अच्छी नहीं लगी और लोग धरना पे बैठ गए। उन्होंने बोला कि हमारी इतनी सैलरी है ही नहीं, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भरें। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने समझाने की कोशिश की, अपने डिसीजन को डिफेंड करने की कोशिश की, तो भी लोगों ने नहीं माना। तो एट लास्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट हमने इस डिसीजन को विड्रॉ कर लिया, वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को इंक्रीज़ नहीं की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल। जो भी डिसीजन लेती है वो लोगों की हित में ही लेती है। दूसरा वे क्या है पार्टिसिपेट करने का कि मास मीडिया लाइक टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड अदर एजेंसी ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हाईलाइटिंग पब्लिक इशू एंड मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। जो मास मीडिया जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और जो मीडिया सब होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट में। ये क्या करती है कि गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी होता है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी एक्शन है, वो लोगों तक पहुंचाती है और लोगों की जो भी लोगों का जो भी थिंकिंग है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। और दूसरा वे क्या है पार्टिसिपेट करने का? People organize themselves into social movements to challenge the government. For example, Dalit, Adivasi and women come together and participate for their rights. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बात किया था कि लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिलता था। वुमेन को एजुकेशन के लिए कोई राइट नहीं थी, सिर्फ मेन ही एजुकेट हुआ करते थे। और जो दलित थे उनको टेम्पल में एंट्री नहीं मिला करता था। जो दलित थे बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके अगेंस्ट। तो ये लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, खुद को ऑर्गेनाइज किया और एक सोशल मूवमेंट बनाया अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता था ना कि कन्फ्लिक्ट अराइज होता था, मतभेद हुआ करते थे। कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद होता है। इन एनी कंट्री many result in conflict and lead to unpleasantness. There may arise a situation where two people or two groups feel that they are not being treated fairly or are being discriminated on ground of culture, region, religion, economic background, caste, race, etc. क्या होता था ना, जो अलग अलग रीजन, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हुआ करते थे, वो एक दूसरे के साथ सही तरीके से नहीं रह पाते थे, दंगे फसाद स्टार्ट होने लगते थे। तो कौन से बेसिस पे होता था? कभी कभी क्या होता था ना, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी भी होता है कि एक ही दिन हिंदू मुस्लिम दोनों के पर्व या पड़ जाते हैं, ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो क्या होता है, दोनों को रैली एक ही जगह से निकालनी होती है। तो जाहिर सी बात है, एक जगह से निकाले तो दंगे फसाद होंगे ही। तो इसमें पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पुलिस दंगे फसाद को कंट्रोल करती है, दोनों लोगों के जो लीडर्स होते हैं दोनों को एक साथ बैठाती है और एक पीसफुल तरीके से एक डिसीजन आता है। तो पुलिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पुलिस का रोल ये होता है कि कन्फ्लिक्ट अराइज ना होने दे। तो इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। रिवर एज अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। कभी कभी क्या होता है कि रिवर की वजह से भी कन्फ्लिक्ट तुम्हारा अराइज हो जाता है। द वाटर फ्लोइंग बिटवीन टू स्टेट और कंट्रीज कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट। For example, Tamil Nadu in India would get water only if Karnataka releases it, and this leads to conflict. It has led to creation of tribunal to see sharing of river water in this state. एक एग्जाम्पल है तमिलनाडु और कर्नाटका का। तो एक कावेरी नदी है, कावेरी नदी की वजह से तमिलनाडु और कर्नाटका में कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया रिवर को लेके। जो कृष्ण राजा सागर डैम है जो कि कर्नाटका में है, तो वो हेल्प करता है इरिगेट करने के लिए और जो बेंगलुरु में जो लोग हैं उनके नीड्स को फुलफिल करता है। और मेट्टूर डैम तमिलनाडु में जो कि क्रॉप ग्रो करने में पानी प्रोवाइड करता है। तो कन्फ्लिक्ट तब अराइज हुआ, ये जो दोनों डैम है कर्नाटका और तमिलनाडु में, दोनों एक ही रिवर पे हैं। तो और जो ये तमिलनाडु का जो डैम है वो डाउनस्ट्रीम पे है और जो कर्नाटका का डैम है वो अपस्ट्रीम पे है। तो डाउनस्ट्रीम, तो जो अपस्ट्रीम पे कर्नाटका का है वो लोग पानी ही नहीं छोड़ते डाउन ताकि वो तमिलनाडु में जाए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है दोनों में। बोलते हैं मेरे पास पानी नहीं, इसलिए पानी नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए कर्नाटक और तमिलनाडु में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। One of the main responsibility of a democracy is giving impartial justice and equality to all. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या करती है, न्याय और समानता दोनों को मेंटेन करके रखती है। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कभी भी तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, हर जगह न्याय और समानता ही रहता है।
Equality and justice are two different sides of the same coin and are inseparable in democracy. They go hand in hand. Dr. Ambedkar had waged a long struggle for getting rights to Dalit or untouchable. Laws were made to abolish untouchability. तो इक्वालिटी और जस्टिस ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. तो और डॉक्टर अंबेडकर की बात हमने लास्ट चैप्टर में भी की थी कि वो एक भगवान की तरह थे अनटचेबल्स के लिए. उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया ताकि दलित्स को इक्वल राइट्स मिले. आज भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे प्रोविजंस निकालती है, बहुत सारे पॉलिसीज निकालती है लड़कियों को लेकर. हमारी गवर्नमेंट को ये लगता है कि लड़के लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और पहले हुआ करता था. तो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज निकालती है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. सो इन इंडिया एवरीवन इज इक्वल, नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड. आजकल तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता उतना जितना पहले हुआ करता था बॉयज़ और गर्ल्स को लेके. सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ निकाले, बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले हैं जो कि गर्ल चाइल्ड को बेनिफिट करता है. और प्रोग्राम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, कन्या राशि मिलता है. तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ निकालती है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क इन अ वेरी फेयर मैनर. ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा.